बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज INP में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और बेसिक फोर्सेस इन नेचर हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स सो फार जो आप लोगों को पता हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो you will be surprised to know कि more than 400 elementary particles जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। more than 400 elementary particles अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 99% जो हैं वो आपके अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल मीन कि वो थोड़े से टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और एक पार्टिकल है तो वो किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तकरीबन उनकी लाइफ आप कह लें कि 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻23 सेकंड्स तक उनकी लाइफ होती है। तो यानी 99% ऑफ दिस 400 एलिमेंट्स, मोर देन 400 जो है वो अनस्टेबल हैं। तो आगे आज हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आप जो इनके मेन जो हैं क्लासिफिकेशन वो किस तरह कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की मेन क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसमें आपके एक तो आ जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मैं करने जा रही हूँ। और दूसरे आपके पास आ जाते हैं कंपोजिट्स। ठीक है, कंपोजिट्स हैं, इनको आप हेड्रॉन्स भी कहते हैं। आप ये देखेंगे कि जितने पार्टिकल्स का हम आज जिक्र करेंगे उनके सब के एंड पे तकरीबन आपको ऑन्स का लफ्ज़ सुनाई पड़ेगा। तो ये आपके पास पार्टिकल्स हैं जो आप कहते हैं कि वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये इन्हीं पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके जो 2 या 3 पार्टिकल से मिलके आपके जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं उनको आप कंपोजिट्स कहते हैं या हेड्रॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल्स यही हैं और उनके कॉम्बिनेशन को आप कंपोजिट्स कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास हैं 2, एक है फर्मियॉन्स और दूसरे हैं बोसॉन्स। फर्मियॉन्स जब डिस्कवर हुए तो इनसे रिलेटेड जो थ्योरीज हुई, जो जिन लॉस को ये फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। आपने शायद नाम सुना हो कि एक फर्मी साइंटिस्ट था और एक डिराक था, इनके नाम पे है ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा बोसॉन्स को आप इस सेंस में जब जो इनके लॉस बने वो हैं बोस आइंस्टाइन। एक बोस था साइंटिस्ट और एक आइंस्टाइन था। तो बोस आइंस्टाइन उसको फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को ये, और फर्मियॉन्स जो हैं वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। जो फर्मियॉन्स होते हैं उनका आप देखेंगे वो आपके पास हाफ जो है उनका स्पिन होता है। आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े हुए हैं तो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो आपने ये देखा था कि वहाँ पे हाफ स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का आपने देखा था। तो ये हाफ का मल्टीपल होता है, हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है। ठीक है, और जबकि बोसॉन्स हैं इनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर इनका जो है वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो इनका स्पिन जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल है और ये जो है हाफ इसका स्पिन इनका स्पिन होता है। ठीक, फर्मियॉन्स में फिर आपके अगर आप फर्मियॉन्स में फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं तो आपके पास यहाँ पे आएंगे लेप्टॉन्स, हैं, और दूसरे आपके पास हैं क्वार्क्स। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। तो लेप्टॉन्स में आपके पास 6 होते हैं लेप्टॉन्स और 6 आपके पास होते हैं एंटी लेप्टॉन्स। मसलन मैं आपको कहती हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है, ये एंटी लेप्टॉन आप कह सकते हैं।
ठीक है। एक 6 इसमें लेप्टॉन्स हैं और 6 एंटी लेप्टॉन्स हैं जो इनके अपोजिट, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट होगा नेगेटिव। तो ये आपके पास लेप्टॉन्स के अंदर 12 लेप्टॉन्स हैं जिनमें 6 + 6, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास इसी तरह क्वार्क्स हैं, वो भी आपके पास 6 + 6 हैं। एक क्वार्क है और तो उसका फिर दूसरा एंटी क्वार्क होगा। लेप्टॉन्स में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको पता है जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है और इसका एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन है। और दूसरी तरफ जो आपके पास क्वार्क्स होते हैं वो आप क्वार्क्स होंगे, डाउन क्वार्क्स होंगे इस तरह से, या स्ट्रेंज क्वार्क्स, इस तरह से इनके नाम होंगे। तो ये 12 आपके पास क्वार्क्स हैं और 12 ही आपके पास लेप्टॉन्स हैं। तो इन क्वार्क्स से मिलके कोई 2 से क्वार्क्स मिल जाएं या 3 क्वार्क्स मिल जाएं तो आपके यहाँ पे कंपोजिट्स बनेंगे। तो क्वार्क्स को जो है कहा जा सकता है कि ये वी कैन से, यानी इसके साथ आपके हेड्रॉन्स जिसमें आपके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं, ये मिलके आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो इस वजह से क्वार्क्स जो हैं वी कैन से कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही असल मैस बनाते हैं एटम का। इलेक्ट्रॉन की तो हम उनके मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो फिर ये आप कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स में आपके पास आ जाते हैं फोटॉन्स, बोसॉन्स की एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे इसके आगे कुछ सब डिवीज़न नहीं है। इसमें फोटॉन्स आ जाते हैं आपके पास, फिर W+ और W- Z बोसॉन हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक हिग्स बोसॉन है, ठीक है। तो एक आपके पास ग्लूऑन है। ये मैं इनके नाम आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हमने आगे पढ़ने भी हैं। ग्लूऑन भी इसमें हो गया और ग्रेविटॉन भी हो गया इसमें। इसमें कुछ आप देखेंगे कि मैसलेस हैं, ठीक है। जैसे फोटॉन्स की मैं बात कर रही हूँ, फोटॉन्स होंगे इसमें तो ये मैसलेस होंगे, और बाकी जो हैं ये आपके पास मैस वाले जो हैं बोसॉन्स होंगे। और ये आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके स्पिन्स जो हैं वो 0, 1, 2, 3 वगैरह होते हैं। तो ये जो आपका हिग्स है, अगर आप ये हिग्स बोसॉन की बात करें तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। अगर आप इसकी बात करें फोटॉन की, W+, W-, ये इनकी बात करते हैं ग्लूऑन वगैरह की, तो इनका स्पिन जो होता है, ये ग्लूऑन, इन सब का स्पिन जो है वो आपके पास 1 होता है। और इसी तरह ग्रेविटॉन का आप कह लें 2 होता है, ठीक है। तो ये इनके स्पिन्स जो हैं वो 0, 1, 2 यानी इंटेग्रल मल्टीपल होते हैं। अच्छा, तो बोसॉन्स जो हैं इनको आप ये जो है ना इंटरेक्टिंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है। बोसॉन्स इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं। जब हम फोर्सेस का जिक्र करेंगे, फोर्सेस हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में, तो उसमें ये बोसॉन्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे कि ये इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं। 2 पार्टिकल्स के दरमियान बोसॉन्स अगर होंगे तो फिर उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स पाई जाएगी। तो इस वजह से इनको बोसॉन्स को आप इंटरेक्टिंग पार्टिकल और वी कैन से देम मैसेंजर पार्टिकल्स। that are responsible for the 4 forces in nature। तो ये आपके पार्टिकल्स हो गए जो सिंगल पार्टिकल जो आइसोलेटेड अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट्स की। तो कंपोजिट्स में भी आपके पास इनके अंदर दो तरह के हेड्रॉन्स के अंदर आपके पास 2 तरह के कंपोजिट्स आ गए। एक होंगे बेरियॉन्स और दूसरे होंगे मीज़ॉन्स। ये आपने नाम सुने होंगे मीज़ॉन के।
पाइऑन वगैरह इस तरह से। तो इनमें डिफरेंस क्या है, बेरियंस जो हैं वो आपके पास 3 क्वार्क्स के साथ मिलके बनते हैं। 3 क्वार्क्स को आप मिलाएं तो आपके पास बेरियन आएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। अब जो 3 क्वार्क्स मिले हैं वो मसलन आपके इसमें न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क्स होंगे। इसी तरह आपके प्रोटॉन में एक अप और आई थिंक 2 अप और 1 डाउन होगा इसमें, तो आई फॉरगॉट। तो इस तरह से ये आपके पास 3 क्वार्क्स के साथ मिलके आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनेंगे। दूसरी तरफ आपके मीज़ॉन्स हैं, ये भी क्वार्क्स के साथ मिलके बनेंगे, लेकिन इनमें और इसमें ये फ़र्क ये है कि ये इसमें 2 क्वार्क्स होंगे आपके पास, एक क्वार्क होगा और दूसरा एंटी क्वार्क होगा। ये आपने देखा था कि क्वार्क्स में आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक क्वार्क होता है और दूसरा एंटी उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे मीज़ॉन्स जो हैं वो आपके पास बनेंगे एक क्वार्क्स के साथ, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क मिलके आपके पास मीज़ॉन बनेगा। यानी इसका मतलब है कि ये 2 क्वार्क्स को मिला के बनेगा और ये 3 क्वार्क्स को मिला के। तो ये थे आपके पार्टिकल्स, बेसिक जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी था और ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक फोर्सेस, कि ये हम लोगों ने पहला टॉपिक कर लिया, अब हमने बेसिक फोर्सेस देखनी है। तो नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि अब तक हैं। पहली बेसिक जो आप सबसे पहले जिसकी बात करते हैं हम, बल्कि उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बारे में। इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आप ये देखें कि 2 स्टूडेंट हैं कि वो साथ साथ चल रहे हैं, उनके हाथ में एक फुटबॉल है, वो चलते जाते हैं और साथ साथ इस फुटबॉल को उछालते जाते हैं, ठीक है। एक इसकी तरफ फेंकता है और दूसरा वो वापस फिर इसकी तरफ फेंकता है। इस तरह एक दूसरे की तरफ फेंकते जाते हैं और एक उस फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकते जाते हैं और साथ साथ वो मूव करते जा रहे हैं। तो इनके दरमियान में ख़ास डिस्टेंस है जिस पे फुटबॉल को फेंक सकते हैं। वो थोड़ा दूर भी खड़े हो जाएं, अगर फ़र्ज़ करें वो दूर दूर भी ज़रा चल रहे हैं, तो भी वो इस फुटबॉल को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी इस तरह से ये इसकी तरफ फेंके और ये वापस इसकी तरफ फेंके, ये करते रहें, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज और मूव करते जाएं। तो एक दूसरा केस ये है कि आपके पास ये तो होगी फुटबॉल, अब इनके हाथ में अगर आप आयरन बॉल दे दें तो फिर क्या होगा, फिर ये इतनी दूर एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। इस आयरन बॉल के लिए उनको पास आना पड़ेगा। इतनी हैवी बॉल है तो उसके लिए इनको, ये आयरन बॉल है तो वो जितना करीब आएंगे उतना ही उनके लिए आसानी होगी। तो ये आयरन बॉल जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो उनको बहुत एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है फोर्सेस के बारे में कि ये जो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। मतलब ये कि कोई से भी 2 पार्टिकल्स या कोई सी भी 2 बॉडीज़ के बीच में अगर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में कोई ना कोई एक्सचेंज करने वाला पार्टिकल है। वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ वो पार्टिकल्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनके दरमियान में वो फोर्स है। और अगर ये एक्सचेंज इंटरेक्टिंग पार्टिकल बीच में नहीं है तो उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स के सारी फोर्सेस के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि उनके दरमियान में इंटरेक्टिंग पार्टिकल कोई मौजूद है जिसकी वजह से वो फोर्स वैलिड है। तो अब हम आगे देखते हैं कि नेचर में कौन कौन सी फोर्सेस हैं और उनके इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीक फोर्स। हम लोग ये फोर्सेस देखेंगे और इनका कंपैरिजन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ करेंगे। ये जो वीक फोर्स है ये काफ़ी वीक फोर्स है और अगर आप बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के 1/10⁶ टाइम्स ये
वीक है, यानी ये कितनी स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये 1/10⁻⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, या आप कहते हैं 10⁻⁻⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये कम है। एक बात होगी। दूसरा ये कि ये वीक फोर्स है। तीसरा ये कि इनके दरमियान जो इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो हैं W+ और W- और Z बोसॉन्स। मैंने आपको भी बताया था कि ये जो बोसॉन्स हैं वो इंटरएक्टिंग पार्टिकल हैं डिफरेंट फोर्सेस के लिए। ये सारे बोसॉन्स की हमने लिस्ट देखी थी, W+, W-, ये Z बोसॉन हो गया, ये ग्लूऑन, ग्रेविटॉन वगैरह, ये इंटरएक्टिंग पार्टिकल हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहली फोर्स आपकी वीक फोर्स की, तो उसमें इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स आपके हैं W+ और W- और Z बोसॉन्स, ठीक है। और ये वाले जो बोसॉन्स हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ये एक एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये 10⁻⁻⁻15 सेकंड्स जो है ना वो इनकी वो इतना इनका टाइम है एग्जिस्टेंस का। तो लेकिन ये बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं, ये W+, W- Z बोसॉन्स जो हैं ये बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं। और इनकी रेंज कितनी है, यानी इस वीक फोर्स की रेंज कितनी है, कितनी रेंज तक ये वीक फोर्स एक्ट करती है, वो है आपके पास 10⁻⁻17 से 10⁻⁻18 मीटर्स, यानी इतनी शॉर्ट रेंज में ये फोर्स एक्ट करेगी। इस रेंज से बाहर पार्टिकल्स पड़े होंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके दरमियान वीक फोर्स नहीं होगी। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ऑलरेडी आपकी दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं और मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इन दोनों को यूनिफाई कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है। ये भी आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में है और ये मैग्नेट्स के बीच में है। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वही मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1/100 टाइम्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। इसका मतलब है कि ये उससे वीक है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह करें, आपको इसका फार्मूला पता है, कूलम्स फोर्स का आपको फार्मूला पता है, 1/Q1 Q2 ओवर K/Q1 Q2 और R² है, ठीक है। और अगर आप इसकी रेंज देखें कि ये कहाँ तक जाती है, तो आप छोटा चार्जेस ले लें और उनके दरमियान डिस्टेंस आप करें तो इसकी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। यानी ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद इसमें जो आपके पास इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स क्या हैं, इसमें इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में जो इनका थ्योरी है वो ये है कि इनके दरमियान वर्चुअल फोटॉन्स, ये भी बोसॉन्स हैं, हमने अभी देखा था। बोसॉन्स मैंने आपको कहा था इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं जो सारे बोसॉन्स इसमें, तो इसमें वर्चुअल फोटॉन्स जो हैं वो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। वर्चुअल इसको आपको इसलिए कहते हैं हम इनको कि ये अनडिटेक्टेबल हैं, यानी इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक थ्योरी है, ठीक है। तो ये वर्चुअल फोटॉन है, ये एक पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल, मसलन अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन से ये निकलेगा, दूसरे में एब्जॉर्ब होगा, दूसरे से निकलेगा तो पहले में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं वर्चुअल फोटॉन्स, जिनकी वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये दो फोर्सेस हमने पढ़ ली। अब तीसरी फोर्स हम देखते हैं,
वो आपकी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो बिल्कुल आप शुरू से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका भी फार्मूला आपको पता है कि ये मैसेज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जबकि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो थी वो आपकी चार्जेस पे डिपेंड कर रही थी और ये यहाँ पर मैसेज पे डिपेंड करती है। तो ये भी बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, बल्कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी भी रेंज जो है वो इन्फिनिट तक जा सकती है, बहुत लॉन्ग रेंज है। इसकी स्ट्रेंथ जो है ये बहुत वीक है, ये सारी फोर्सेस में सबसे वीक है। वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। और वही हम इसको अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंपैरिजन करें तो ये आपके पास तकरीबन 1/10⁻43 तक 43-45 तक ये जो है इसकी स्ट्रेंथ है टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक हो गया। और इसके दरमियान इंटरैक्टिंग पार्टिकल क्या है? इंटरैक्टिंग पार्टिकल इसके दरमियान है ग्रेविटॉन। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारी लास्ट फोर्स जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज, ये आप देखें, हमने जो फोर्सेस देखी हैं उनमें हमने उनकी स्ट्रेंथ देखी है, उनकी रेंज देखी है और उनके दरमियान इंटरैक्टिंग पार्टिकल देखा है। तो ये 3 चीज़ें हमने हर फोर्स के बारे में देखी हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसके बाकी फोर्सेस से हमने इसका कंपैरिजन ऑलरेडी देख लिया है। और इसकी जो रेंज है वो आपकी है तकरीबन 10⁻⁻15 मीटर्स तक। इसका मतलब है कि ये तकरीबन न्यूक्लियस के साइज़ जितनी इसकी रेंज है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जितना एक न्यूक्लियस है ये इसकी रेंज में, सिर्फ इतनी सी रेंज में ये काम कर सकती है, इसके बाहर ये काम नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये इसको, और कहते भी हम इसको न्यूक्लियर फोर्स हैं, इसका मतलब ये न्यूक्लियस में ही करती है। न्यूक्लियस से ज़रा दूर कोई पार्टिकल गया तो वो इसकी रेंज से बाहर निकल गया और उसके ऊपर फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो मज़ीद नहीं लगेगी। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में है। आप ये देखें कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं ना, तो पॉजिटिव चार्जेस तो रिपेल करेंगे, लेकिन वो आपकी है एक ख़ास रेंज पे, यानी 10⁻⁻15 की रेंज से अगर आपका पार्टिकल बाहर निकल गया तो फिर उसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी। उसके ऊपर फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, वो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो ये आपका ये प्रोटॉन के बीच में बेसिकली फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एक दूसरे के पास हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके मुकाबले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले वो 110 टाइम्स वीक है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को जोड़े रखती है। तो ये प्रोटॉन्स के बीच में भी है, न्यूट्रॉन्स के बीच में भी है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इनका जो आपका है इनके दरमियान इंटरेक्टिंग पार्टिकल है वो आपका है ग्लूऑन। ग्लूऑन आपका इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। अब आप ये देखें कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना सिर्फ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह को आपस में
बाउंड करके रखती है, बल्कि आप ये देखें कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जो है वो किससे मिलकर बने हैं। ये आपको पता है कि ये क्वार्क्स या फिर जो आपके इसी तरह वो हैं बेरियन और मीज़ॉन वगैरह हमने पढ़े थे, जिसमें बेरियन में ये बेरियंस में आ जाता है ना, और दूसरे हमने पढ़े थे मीज़ॉन्स। ठीक है, तो इनमें आपको पता है कि हमने कहा था कि ये 3 क्वार्क्स मिलके बनाएंगे, और इसी तरह ये 2 क्वार्क्स, यानी एक क्वार्क और एक प्लस एक एंटी क्वार्क मिलके बनेंगे। तो इन क्वार्क्स के दरमियान भी यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स exists not only you can say कि it acts to bind the quarks together to make baryon and mesons, यानी ये बेरियंस और मीज़ॉन को भी आपस में बाइंड करके रखती हैं, बट ऑल्सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी आप यहाँ पे मैं एक जनरल सा लिख देती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉट ओनली बाइंड्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन बट ऑल्सो binds the quarks to make baryons और मीज़ॉन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स को भी आपस में मिलाती है ताकि हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल्स बन जाएं। ठीक है, ये इनको जोड़ने वाली भी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह को भी अपने एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाली यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और इसकी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस है, और इनके इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स जो हैं वो ग्लूऑन्स हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को इनको यूनिफाई कर दिया और इनसे बन गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट ने, जिनमें आपके डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी नाम आता है पाकिस्तान के, जिन्होंने वो लिया था, नोबेल प्राइज़ लिया था, उन्होंने क्या किया था कि आपकी वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाई कर दिया था। इन्होंने इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों इनफैक्ट एक ही फोर्स है। तो इसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनकी टीम को। ये दोनों फोर्सेस इन्होंने यूनिफाई की थी। और अब जो है लेटेस्ट आपके पास इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वीक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं, ये तीनों फोर्सेस आपके पास यूनिफाई हो चुकी हुई हैं इस वक्त, जो आपकी लेटेस्ट रिसर्च है। और जो आइंस्टाइन का ड्रीम ये था कि ये चारों फोर्सेस जो हैं ये यूनिफाई हो जाएंगी, यानी इनका ओरिजिन जो है इन चारों फोर्सेस का वो एक है, और नेचर में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो ये है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी या ग्रैंड यूनिफिकेशन आइडिया, जो आइंस्टाइन का ड्रीम था और इस पर काम हो रहा है अब तक। आप देख लें कि 3 फोर्सेस को एक कर दिया, तो अगर आप कह सकते हैं कि इस वक्त नेचर में 2 फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो सून इंशाल्लाह वो इस चीज़ तक पहुंच जाएंगे और वो यूनिफाई कर देंगे ना। तो ये था हमारा फोर्सेस और एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड टॉपिक। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग फिशन और फ्यूजन शुरू करेंगे।